हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विंड एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और इससे पहले हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सोलर एनर्जी कैसे रिन्यूएबल एनर्जी है और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो भी हमारा एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में भी आता है। तो उसी कैटेगरी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विंड एनर्जी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। और सोलर एनर्जी का हम लोगों ने एमपीपीटी भी पढ़ा है, आप जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत काम आने वाला वीडियो है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है वो है विंड एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं विंड एनर्जी क्या होता है, विंड एनर्जी का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वर्किंग कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे ये फिगर देख पा रहे होंगे, आप हम लोग जनरली विंड एनर्जी से क्या समझते हैं कि एक बहुत बड़ा, इसको हम लोग हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं। एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपका तीन ब्लेड्स लगा हुआ है, वो नच रहा है। तो हम लोग जानते हैं तीन ब्लेड जो है ये नचता है और हम लोग का क्या होता है, बिजली बन जाता है। पता नहीं कैसे बिजली बनता है, यही हम लोग सोचते हैं। तो सोलर में क्या हो रहा था कि आपका सूर्य का रोशनी पड़ रहा था, उससे आपका बिजली बन रहा था, ये सब उसमें हो रहा था। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत आप लोग ये लगता है कि अरे पंखी चलने से बिजली कैसे बन जाएगा। तो पंखी चलने से बिजली बनता है, कैसे बनता है मैं आपको फिलहाल एक शॉर्टकट में एकदम ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो लगा हुआ है इसके पीछे इतना बड़ा जो लगा हुआ आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे एक लगा रहता है गियर बॉक्स। एक गियर बॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है गियर बॉक्स। और जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, बाकी जितना पावर प्लांट पढ़ा है सब में एक चीज़ कॉमन सुना है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेटर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जो होता है वो ऑल्टरनेटर होता है या जनरेटर होता है। अब क्या होता है कि ये जनरेटर या ऑल्टरनेटर क्या करता है, उसके बस जनरेटर को क्या चाहिए कि जनरेटर का हमारा जो जनरेटर है उसका क्या हो जाए, जनरेटर का बस मेरा साफ्ट घूम जाए। जनरेटर का साफ्ट जो जैसे ही घूमेगा, और जनरेटर का साफ्ट किससे कनेक्ट रहता है आपका, ये जो ब्लेड है, पंखी है, इस ब्लेड से कनेक्ट रहता है। अब जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, राउंड 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 घूमेगा, उससे क्या होगा, आपका जनरेटर घूमेगा और वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे आपका बिजली बन जाएगा। तो सोलर ऐसे ही बिजली बनाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे बिजली बनता है, स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। विंड एनर्जी ऑल्सो नोन एज विंड पावर, इसको विंड एनर्जी को हम लोग विंड पावर के नाम से भी जानते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी है विंड का, जिसको कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में टरबाइन के थ्रू, है ना। जो विंड है वो टिपिकली कैसे होता है, ब्लेड कनेक्टेड होता है, माउंटेड होता है। जो टावर होता है, ये जो टावर आप देख पा रहे हैं, इस टावर के ऊपर क्या होता है, ब्लेड माउंटेड रहता है। माउंटेड रहता है ब्लेड, जो रोटेट करवाता है समय, मतलब जैसे ही हवा उसको मिलता है वैसे ही रोटेट होता है। और मैकेनिकल एनर्जी को जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो विंड होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर के थ्रू। जनरेटर ही तो चाहिए ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा चीज़। आगे हम लोग देखते हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं कुछ जो, अब विंड एनर्जी कुछ अलग अलग तरह का भी होता है, जिसमें इसको हम लोग ऑफशोर विंड एनर्जी बोलते हैं। इसको इसको टेरेन विंड एनर्जी बोलते हैं। मतलब विंड एनर्जी भी तीन चार तरीके का होता है। अगर आपके सिलेबस में विंड एनर्जी है, अगर आपको पढ़ना है अलग अलग टाइप का विंड एनर्जी के बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि अलग अलग विंड एनर्जी क्या होता है, कैसे क्या होता है। या अभी जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको पीछे जो हम लोगों ने एमपीपीटी पढ़ाया, सोलर पावर प्लांट पढ़ाया, हाइड्रो पावर प्लांट चढ़ाया, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स को भी डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हाउ डज विंड एनर्जी वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट, विंड एनर्जी वर्क कैसे करता है। द फंक्शन ऑफ विंड टर्बाइन इज टू यूज ब्लेड्स ऑफ सम शेप्स। अब क्या होता है, विंड टर्बाइन को हम लोग अलग अलग शेप्स में उसके ब्लेड्स को अलग अलग तरीके से बनाते हैं ताकि क्या हो सके। अब देखिए, जो विंड टर्बाइन है उतना ज़्यादा एयर को कैप्चर करेगा, मतलब जितना ज़्यादा एयर को कैप्चर करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बनेगा। और इसके वजह से आपका जो ब्लेड्स पे जो फ्लो है विंड का वो बहुत अच्छे से होगा। और फ्लो जितना अच्छा होगा विंड का, उतना ज़्यादा उतना स्पीड से आपका ब्लेड नचेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम लोग वो ट्राई करवाते हैं कि जो उसका ब्लेड है उसको सही तरीके से हम लोग मूव कराए, उसको सही तरीके से ड्राइव कराए। और जो शाफ्ट है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, किसके ब्लेड के साथ जो है शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, फिर शाफ्ट आपका जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहता है, देन आपका फिर बिजली बन जाता है। अब जो शाफ्ट होता है वो अलग अलग तरह का होता है। मतलब जो शाफ्ट, that shaft turns a pump of some kind, like whether directly moving a piece of stone over grain or pushing that energy into a generator that create electricity that can be used right away or store in a battery. Furthermore हम लोग क्या कर लेते हैं, शाफ्ट से बिजली बना, उसको हम लोग या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू आगे फर्दर आगे भेज देते हैं, नहीं तो उसको कैसे में हम लोग डायरेक्टली बैटरी में स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज करने के लिए।
जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सिस्टम का विंड टरबाइन में, उसका कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है, जैसे देखते हैं। विंड पुशेस ब्लेड, विंड क्या करता है, ब्लेड्स को पुश करता है। जो विंड है वो ब्लेड को क्या करेगा, पुश करेगा। अब आपका विंड पे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि अब बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि ये तो आपका टावर है, इस पे हमारा जो विंड का अलग अलग टरबाइन है वो लगा हुआ है। तो बोलना है कि हवा इधर से, हवा कभी किसी और डायरेक्शन से आता है, कभी किसी और डायरेक्शन से आता है। तो क्या होता है कि अगर हवा मान लीजिए जिस डायरेक्शन में आपका पंखी है उस डायरेक्शन से हवा नहीं चल रहा है, तो फिर ब्लेड तो नहीं घूमेगा। नहीं, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है जो सेंस कर लेता है कि हवा जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में खुद घूम जाता है, और कैप्चर ये देखता है कि किस डायरेक्शन से ज़्यादा हवा हम कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ वहाँ से ज़्यादा कैप्चर करता है, देन इसको रोटेट करवाता है। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। तो विंड क्या करता है, ब्लेड्स को पुश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लेड है अपवर्ड डाउनवर्ड होते होते नचने लगता है। इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है विंड के थ्रू। उसके बाद हम लोग वो एबल होता है कि एनर्जी को स्टोर कर सके किसमें, टरबाइन जो है वो, यानी कि जो विंड का जो ब्लेड है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, देन फर्दर वो फिर आगे भेजता है एनर्जी को, जो फिर मैकेनिकल एनर्जी को, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है विंड का वो कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, और देन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ड्राइव के थ्रू जो कनेक्टेड रहता है जनरेटर वो कन्वर्ट कर देता है। आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अब पंखी तो क्या है आपका, धीरे धीरे आपने नचते हुए देखा होगा कि विंडमिल की जो पंखियाँ होती है वो बहुत धीरे धीरे नचती है। ये हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं और बहुत जगह से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। अब इसका क्या दिक्कत है, अब जो आपका जनरेटर है मान लीजिए, उसको तो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से बिजली जनरेट करे। तो जो विंडमिल है, ये जो विंडमिल है इसके बीच में मैंने आपको यहाँ बताया कि एक गियर बॉक्स होता है। क्या लगा रहता है, गियर बॉक्स लगा रहता है ना। तो पंखी कितनी स्लो भी घूमेगी ना, वो जो गियर बॉक्स है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है कि हमारे जो जनरेटर है उसको कितना स्पीड चाहिए ताकि वो इतना बिजली बना सके। तो वो इस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी कर लेता है। अब ये नहीं है कि हमेशा वो एक ही टाइप का रहेगा, एक ही आपको देगा आउटपुट, लेकिन फिर भी अगर आपका पंखी अगर घूमना स्टार्ट हो गया, अगर आपका ब्लेड्स घूमना स्टार्ट हो गया, तो जो गियर बॉक्स है वो क्या करता है, उसको एडजस्ट कर लेता है स्पीड को, और देन फर्दर वो स्पीड बना के आगे दे देता है शाफ्ट को। शाफ्ट कनेक्टेड रहता है और शाफ्ट को दे देता है, और शाफ्ट से फिर आपका जनरेटर कनेक्टेड रहता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होता है, जो स्पिनिंग ड्राइव है शाफ्ट का वो कनेक्ट होता है गियर बॉक्स से, और गियर बॉक्स क्या करता है, विंड के रोटेशन को बाई फैक्टर ऑफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। जो इस ब्लेड से है वो आराम से स्पिन होता है जनरेटर। देयरफॉर जो गियर बॉक्स है उसका काम ही है कि ब्लेड्स से जो हम उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है उसको फास्ट करे, उस मैकेनिकल एनर्जी को फास्ट करे, और देन आगे वो उसको फर्दर भेजे ताकि उससे बिजली बन सके। जो गियर बॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और हेवी पार्ट्स ऑफ द टर्बाइन एंड इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर दैट कैन ऑपरेट अ लोअर स्पीड सो दे डोंट नीड अ गियर बॉक्स। आजकल इंजीनियर ऐसा भी यूज कर रहे हैं कि एक ऐसा जनरेटर उसमें लगा रहे हैं, अब लग भी गया होगा बहुत जगह, जहाँ पे कोई भी स्पीड मिले फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सीधे मेरे को बिजली बना के दे दे जितना चाहिए। पहले के टाइम पे अभी भी बहुत जगह तो वही यूज होता है कि जहाँ पे आपका सीधे कनेक्ट गियर बॉक्स से वो बना के दे रहा है, देन आगे फर्दर वो बना रहा है। लेकिन अभी ऐसा रिसर्च चल रहा है कि उसमें आपको चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ रिसर्च पेपर इसके ऊपर पढ़ा था, तो मैं आपको वो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स एकदम फ्री है, आप आराम से जाके एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स बहुत अच्छा है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, साथ ही साथ कॉलेज के एग्ज़ाम में जो इंटरनल होते हैं उसमें बहुत कम आने वाला है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सब लोग जानता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है वो तो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई generator is 60 cycle AC alternating current electricity. A transformer may be needed to convert that another type of electricity depending on local needs. Electricity यूज्ड और स्टोर। तो क्या होता है कि जो बिजली प्रोड्यूस्ड हुआ आपका विंड टरबाइन से साइट में, वो या तो स्मॉल साइज़ का होता है या मीडियम साइज़ का विंड प्रोजेक्ट होता है। तो या तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन को डिलीवर्ड कर देते हैं, जो मैंने ऊपर में बताया था, ताकि डायरेक्ट यूज हो सके, और इट कुड बी स्टोर्ड इन अ बैटरी। सोर्सेस ऑफ विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी का पहला सोर्स है, सोर्स तो बहुत तरह का है, मैं कुछ कुछ सोर्स आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो नेचुरल विंड पैटर्न है,
दूसरा ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, और तीसरा लोकल टोपोग्राफी। उसके बाद साइट सिलेक्शन विंड फार्म्स का क्या है, जिसमें आपका विंड रिसोर्स असेसमेंट है, एक्सेस टू ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है, और लैंड यूज फॉर जोनिंग रेगुलेशन है। उसके बाद पावर इन विंड क्या होता है, तो विंड का पावर जो है ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आए तो इससे आप पढ़ सकते हैं। विंड पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/2 इंटू ए इंटू रो इंटू वी क्यूब इंटू सी पी। पी क्या होता है, पावर अवेलेबल इन विंड, जो वाट में होता है। ए होता है एरिया स्वेप्ट बाय द टर्बाइन ब्लेड्स इन स्क्वायर, और रो होता है एयर डेंसिटी इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और वी जो होता है वो विंड स्पीड होता है, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। टावर का हाइट बढ़ा देंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, ये भी एक टॉपिक है। तो हम लोग ऊपर जो मैंने बताया इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको पावर ऑफ द विंड आपने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ विंड एनर्जी क्या है, जिसमें आपका नेचुरल विंड पैटर्न आता है। विंड इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। अब अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके का हवा बहता है, क्यों बहता है, तो आपका जो अर्थ का हीटिंग है, सरफेस का हीटिंग है सन की वजह से, उसके वजह से भी आपका सोर्स है एक तरह से विंड, जो नेचुरल विंड पैटर्न है सोर्स ऑफ विंड एनर्जी का, उसके वजह से भी सोर्स है। जो लीडिंग वेरिएशन है एयर प्रेशर में वो होता है। अब जहाँ पे मान लीजिए बहुत कम जा रहा है, या ऐसा जगह जहाँ समुद्र के किनारे हैं, ये उस जगह पे क्या होता है, हवा ज़्यादा बहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सूटेबल होता है लगाना। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के वजह से भी जो होता है आपका अर्थ का रोटेशन के वजह से, टोपोग्राफी के वजह से आपका ये भी विंड का एक सोर्सेस होता है। लोकल टोपोग्राफी में आप समझ सकते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन वैलीज हो गया, हिल्स हो गया, कोस्ट लाइन्स हो गया, जो विंड पैटर्न को आराम से टोपोग्राफी, इसके विंड पैटर्न के टोपोग्राफी में आराम से फिट हो जाता है। साइट सिलेक्शन और विंड फार्म। अच्छा, इससे पहले हमने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा था, उसमें भी हमने साइट सिलेक्शन पढ़ा था। और जो साइट सिलेक्शन होता है किसी भी पावर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका साइट सिलेक्शन ही गलत हो गया तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धरा के धरा रह जाएगा। जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका जो साइट सिलेक्शन है वो तो आपको एग्जाम में पूछता ही है। विंड पावर प्लांट भी अगर एग्जाम में आता है तो आपके साथ में ये जोड़ देगा कि इसका साइट सिलेक्शन लिखने के लिए, और साइट सिलेक्शन 2-3 मार्क्स का आराम से होता है। नहीं तो आपके कॉलेज का जो इंटरनल एग्जाम है उसमें तो साइट सिलेक्शन पूछता है कि विंड का क्या होता है, तो इसे छोड़ के मत जाइएगा। एक्चुअली मैं वही चीज़ों को इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। इधर इधर उधर का कोई बात नहीं है, आप सीधे टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम में लिख के आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। विंड रिसोर्स असेसमेंट क्या है, पोटेंशियल विंड फार्म अंडरगो एक्सटेंसिव विथ विंड रिसोर्स असेसमेंट टू डिटरमाइन एवरेज विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड टर्बुलेंस लेवल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये अलग अलग टाइप, अलग अलग एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको साइट सिलेक्शन पे देखना पड़ेगा कि हमारा विंड रिसोर्स असेसमेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है, उसका टर्बुलेंस क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड का स्पीड क्या है, ये सब देखना पड़ेगा उस इलाके में क्या है। Access to transmission infrastructure, proximity to existing electrical infrastructure is crucial for efficient power distribution. Wind farm are often located near transmission line to minimize grid connection cost. और एक चीज़ हमें ये भी देखना है कि विंड पावर को हम लोग ट्रांसमिशन जो लाइंस है, या मतलब ऐसे जगह पे बनाया जहाँ ट्रांसमिशन लाइन पहुँच सकता है, या जहाँ से ईजिली हो लोकेशन वहाँ का ईजिली हो ग्रिड से कनेक्ट करने में, क्योंकि ग्रिड कनेक्शन अभी तो वर्ल्ड वाइड भी ग्रिड कनेक्शन हो गया, और हम लोग का इंडिया में भी लगभग ग्रिड कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रिड कनेक्शन के नज़दीक में, मतलब जहाँ से ग्रिड बहुत ज़्यादा दूर ना पड़े, वैसे इलाके में हमको इसको देखना होगा। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन देखना होगा कि वहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ हैबिटेट तो नहीं हो रहा है, बर्ड का माइग्रेशन हमेशा तो नहीं होता है, या कोई विजुअल इम्पैक्ट नहीं हो लैंडस्केप पे। तो ये इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस 4 ही पॉइंट मैंने लिखा है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड यूज फॉर जोनिंग रेगुलेशन, जो आपका लैंड यूज है वो जोनिंग रेगुलेशन के लिए, जोनिंग रेगुलेशन के पॉलिसीज़ में आता है कि नहीं आता है, फर्दर इस पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा, या एरिया जो है वो कोई नेचुरल रिजर्व के लिए प्रोटेक्टेड तो नहीं है इन फ्यूचर, या इसके अगल बगल में या वो जगह पे कोई रेसिडेंशियल जोन्स तो नहीं है। ये सब देख के डिसाइड किया जाता है कि विंड फार्म का साइट सिलेक्शन कैसा होगा। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टावर हाइट। टावर का थोड़ा सा हाइट बढ़ा देने पे बहुत इम्पैक्ट होता है, ये आप अभी समझेंगे कैसे होता है। इंक्रीज विंड स्पीड, टावर का हाइट अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंक्रीज विंड का स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा, और घटा देने पे कम हो जाएगा। इंप्रूव टरबाइन परफॉर्मेंस, टरबाइन का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, टर्बुलेंस कम हो जाएगा। Wind speed generally increase with altitude due to reduced surface friction and fewer obstruction. Taller tower enable turbine to access height, wind speed, enhancing energy production. तो ये आपका बहुत काम आएगा कि अगर टावर का हम लोग थोड़ा सा हाइट बढ़ाते हैं, अब ऐसा नहीं कि बहुत हाइट बढ़ा दिए, वो रेगुलेशन होता है कुछ कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी का कुछ होता है कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए उसमें हम 5 मीटर या 2 मीटर या 1 मीटर भी हाइट बढ़ा देते हैं तो बहुत परफॉर्मेंस पे वो उसका जो इम्पैक्ट है वो आता है। टरबाइन का इम्प्रूव जो
टरबाइन परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि ऊपर में उसको अच्छे से अगर इनपुट मिलेगा तो आपको जो पीछे ऑल्टरनेटर है उसको अच्छा आउटपुट दे पाएगा, और टर्बुलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एलिवेटेड टरबाइन एक्सपीरियंस लेस टर्बुलेंस फ्रॉम ग्राउंड लेवल ऑब्स्टेकल लीडिंग टू स्मूथ एयर फ्लो एंड मोर स्टेबल पावर जनरेशन। अब हल्का हल्का हवा मिलेगा ना तो टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, अब कंटिन्यूसली एक ही हवा मिलेगा तो क्या होगा, वो अपनी स्पीड में आ जाएगा और टर्बुलेंस जो है आपका वो बहुत कम होगा। तो ये भी डिपेंड करता है। कॉस्ट कंसिडरेशन तो सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपका कॉस्ट कंसीडर ही नहीं हो पा रहा है, टॉलर टावर तो आप बैठा लिए, उसका मटेरियल भी उसका आप ले आए स्पेशलाइज, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप स्पेशलाइज इंजीनियर से या टावर का अपफ्रंट कॉस्ट आपका क्या बन रहा है ये देख के अगर हम नहीं बैठा रहे पावर प्लांट को, तो इन फ्यूचर हमको दिक्कत होने वाला है। इसलिए हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, सब चीज़ों को नोट करके बराबरी से, तब जाके हम टावर का हाइट बढ़ा सकते हैं। विंड पावर प्लांट में कुछ और टॉपिक भी है, जैसे कि बेड्स लिमिट है। तो अगर आपको बेड लिमिट पढ़ना है, उस पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत तो नहीं पर 2-3 न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, और बेड्स लिमिट से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है एज वेल एज न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अगर आपको पढ़ना है बेड्स लिमिट और विंड का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बेड्स लिमिट्स पढ़ाऊंगा, और उस पर जो न्यूमेरिकल बनता है मैं उसको ही बताऊंगा। फिलहाल के लिए विंड पावर प्लांट में इतना ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू।